हेलो, वेलकम टू ऑल। अभी हम भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, पी सेन गुप्ता ने भारत को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया, जिसमें से पहली है गत्यात्मक प्रदेश या डायनामिक रीजन्स, जिसके अंतर्गत 5 प्रदेश हैं। बंगाल डेल्टा क्षेत्र, दक्कन या लावा पठार क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र, पंजाब तथा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक क्षेत्र। इनके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो दूसरी वृहत श्रेणी है इनकी, अग्रदर्शी प्रदेश या प्रत्याशित या भावी प्रदेशों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रत्याशित जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, इन प्रदेशों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तो प्रचुर है, लेकिन यहाँ का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है या जो संस्थाएं हैं, उनके कारण इन संसाधनों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाया है। इस पूरे अगर प्रदेश को देखें तो कुछ एक आध छिटपुट औद्योगिक नगरीय केंद्रों को छोड़ दें तो बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास का अभाव पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में या जो ये प्रदेश हैं, इनमें विकास की कोई संभावनाएं उपस्थित नहीं है। भविष्य में अगर शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सामाजिक जागरूकता आदि में अगर वृद्धि होती है तो इसके साथ ही नगरीय औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के जो संभावित विकास वाले जो ये वर्ग है, इसके अंतर्गत 5 प्रदेश सम्मिलित हैं। ये 5 प्रदेश हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के संलग्न पठारी क्षेत्र आते हैं। यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार उपस्थित हैं। इस क्षेत्र में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं लौह, मैग्नीज। इसके साथ ही ये ऊर्जा संसाधनों में भी संपन्न है। यहाँ भारत के सर्वाधिक जो कोयला भंडार है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इन संसाधनों का उत्खनन और उपयोग अभी काफ़ी कम हो पाया है। और भविष्य में अगर तकनीकी का विकास होता है तो ये प्रदेश देश का अग्रणी औद्योगिक प्रदेश बनने की क्षमता रखता है। दूसरा है गोदावरी बेसिन क्षेत्र। इसके अंतर्गत तेलंगाना का पठार तथा आंध्र प्रदेश का तटीय भाग सम्मिलित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हैं लोहा तथा कोयला। और उत्तरी पूर्वी पठार के समान इस क्षेत्र में भी ये जो खनिज संसाधन है, इनका पर्याप्त उपयोग नहीं हो सका है। इसके पश्चात तीसरा क्षेत्र है अरावली तथा मालवा क्षेत्र। अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र है और उससे जो संलग्न मालवा पठार क्षेत्र है, यह क्षेत्र तांबा, सीसा, जस्ता, जिप्सम, चूना पत्थर, नमक आदि खनिज पदार्थों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न क्षेत्र है, लेकिन अभी तक इनका समुचित खनन नहीं किया जा सका है। और भविष्य में सामाजिक आर्थिक उन्नति एवं तकनीकी जो प्रगति है, उसके अनुसार यहाँ जो खनन क्षेत्र के विकास की जो संभावनाएं असीम है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है और जबकि जनसंख्या वृद्धि दर और सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर मध्यम प्रकार का है। अब देखते हैं चौथा क्षेत्र। चौथा है कर्नाटक का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। यह एक पठारी भाग है जहाँ की लोहा तथा मैग्नीज के विपुल भंडार पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें
तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या जल विद्युत के विकास की यहाँ अनेक संभावनाएं हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पश्चिमी घाट स्थित है और पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है वहाँ उसकी गहराई बहुत अधिक है और वहाँ से गिरने वाली जो अरब सागर की ओर बहने वाली नदी हैं उनमें जल विद्युत विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो अगर भविष्य में तकनीक के साथ इनका अगर विदोहन किया जाता है तो ये एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। इसके पश्चात है पांचवा क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पेट्रोलियम, कोयला जैसे ऊर्जा संसाधन तथा वन संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं और जिसके आधार पर यहाँ भी औद्योगिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं उपस्थित हैं। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल के जैसे जो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से जो आप्रवासी हैं वो बड़ी संख्या में इस घाटी में बस गए हैं, जो कि मुख्यतः ये जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, कृषि कार्य आदि में कार्य करते हैं और इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है और तथा इसका सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर देखें तो यहाँ ये एक औसत एवं मध्यम प्रकार का पाया जाता है।